वेलकम टू SSG। आज हम इस वीडियो में आपको 22 जनवरी शिफ्ट 1 2025 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स 5 लेटर्स आर चूजन एंड अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मिडिल लेटर इज M। यानी यहाँ पे हमें टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स में से आपको 5 लेटर्स चूज़ करके अरेंज करना है। ऐसे अरेंज करना है कि मिडिल टर्म क्या हो, M हो। तो देखिए यहाँ पे हम अरेंज करते हैं कि हम यदि अल्फ़ाबेटिकल लिखें यहाँ पे तो ये है A B C D अप टू। देखिए यहाँ पे जो मिडिल टर्म्स यहाँ बोल रहा है वो बोल रहा है M, तो ये K तक जाएगा। K के बाद यहाँ पे आ गया ये M आ गया, और फिर M के बाद फिर हो जाएगा यहाँ पे N O P अप टू जाएगा ये Z तक। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द मिडिल टर्म इज M, यानी टोटल जो M के पहले यहाँ पे जितने लेटर्स हैं, M के पहले जो टोटल लेटर्स मिलेंगे वो मिल जाएंगे हमें 12 लेटर्स, और M के बाद जो लेटर्स मिल जाएंगी इसके नंबर्स होंगे यहाँ पे 13। तो ये हमें क्या करना है, अब 12 में यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल 5 लेटर चूज़ करना है। तो 5 में से एक तो M मिल गया, तो हमें 12 में से हम 2 चूज़ कर लें और 30 में से 2 चूज़ कर लें। तो ये इसका जो अरेंजमेंट होगा ये हो जाएगा 12C2। अब ये 12C2 क्या है, 12C2 का मतलब हो गया कि सिलेक्शन ऑफ 2 लेटर्स बिफोर M के पहले, और यहाँ पे इनटू ये 13 में से हम 2 सेलेक्ट करेंगे अब इनटू 13C2। अब 13C2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हो गया सिलेक्शन ऑफ 2 लेटर्स आफ्टर M हो जाएगा, आफ्टर M। तो टोटल इसका जो अरेंजमेंट हुआ ये हुआ 12C2 इंटू 13C2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5148। इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 5148। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 5148 मतलब 11 का 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेट x इक्वल टू xy बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर dx प्लस x माइनस 1 अपॉन y dy इक्वल टू 0। इफ़ x1 इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x1/2। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको पहले हम अरेंज करते हैं। तो इसको ले सकते हैं y स्क्वायर dx प्लस x माइनस 1 अपॉन y dy इक्वल 0। तो इसको हम अरेंज करें तो सबको dy वाइज डिवाइड कर दें, तो ये होगा y स्क्वायर dx अपॉन dy प्लस x माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 0, और ये बन गया फिर वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है ये। तो फॉर्म हमारे पास मालूम है कि हमारे पास फॉर्म होता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू। ये दूसरा फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे P और Q जो होगा P एंड Q फंक्शन ऑफ Y हो जाएंगे और कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे ये हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी वाई। तो पहले हम कोफिशिएंट ऑफ dx अपॉन dy को हम 1 करें, तो उसके लिए हम पूरे टर्म को y स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका प्योरली डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। यहाँ पे P जो है वो हो गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर और Q जो है 1 अपॉन वाई क्यूब। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी एक्स मतलब 1 अपॉन P इंटू डी वाई, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर और डी वाई। तो इस 1 अपॉन वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा E पावर 1 अपॉन वाई।
इसका सोल्यूशन हो जाएगा x इंटू ई माइनस 1/y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q 1/y क्यूब इंटू ई माइनस 1/y dy प्लस सी। अब देखें यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम -1/y को t मान लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/y² dy इक्वल टू बन जाएगा dt। तो ये जो 1/y क्यूब है इसको हम ले सकते हैं 1/y² इंटू 1/y। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू ई माइनस 1/y इक्वल टू, अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ -1/y, ये बचेगा तो इसको हम ले लेते हैं t, और ये हो जाएगा et dt और प्लस c हो गया। अब यहाँ पे हमको इसको बाई पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम बाई पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू ई माइनस 1/y इक्वल टू माइनस ऑफ, अब देखें इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई टी होता है t इंटू ई टी माइनस ई टी, और ये हो जाएगा प्लस सी। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ से हम ई टी चाहे तो कॉमन ले लें, तो x इंटू ई माइनस 1/y इक्वल टू माइनस ई टी यदि हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ आ जा रहा है t माइनस 1 और प्लस c। अब t की वैल्यू -1/y पुट कर दें, तो x इंटू -1/y इक्वल टू माइनस ई माइनस 1/y, t के प्लेस में -1/y माइनस 1 और प्लस c। अब यहाँ देखें पहले, अब यहाँ पे e माइनस 1/y को सबसे डिवाइड कर दें। अब सबको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ऑफ -1/y माइनस 1 प्लस c e, ये 1/y हो जाएगा। अब देखें दिया क्या है, हमारे पास दिया हुआ है x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1 मतलब ये तो फंक्शन ऑफ y है, मतलब ये आपका जो फंक्शन है ये xy है। तो यहाँ पे हम पुट कर दें x1 इक्वल टू 1 मतलब x इक्वल टू 1 है, तो x1 इक्वल टू 1 होगा। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस ऑफ -1 माइनस 1 प्लस c और e की पावर 1, यानी यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा -2 यानी हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू c और e। तो यहाँ से जो c की वैल्यू मिलेगी ये मिल जाएगी -1/e मिल जाएगी। देखें भाई c मिल गया। अब c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये x, यहाँ पुट ना करके हम यहाँ पुट कर दें बेटर होगा, क्योंकि x का फंक्शन है, यहाँ पुट करते हैं भाई, यहाँ पे पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ऑफ -1/y माइनस 1 प्लस c की वैल्यू दिया है -1/e, और ये हो जाएगा e की पावर 1/y। अब ये जो फंक्शन x है एक्चुअली ये x ये y है, तो एक्स वाई इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ -1/y माइनस 1 माइनस प्लस -1/e और e की पावर 1/y। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x 1/2, मतलब यहाँ पे हम x इक्वल टू 1/2 पुट कर दें। तो x इक्वल टू 1/2 पुट करें तो ये हो जाएगा x 1/2 इक्वल टू माइनस ऑफ -1/1/2 माइनस 1 प्लस माइनस ऑफ 1/e और e की पावर 1/1/2। सॉल्व करेंगे तो ये होगा x 1/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस, ये 2 हो जाएगा और -1 -3 यानी माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +3, ये हो गया 3 माइनस, ये हो गया 1/e और यहाँ पे हो गया ये ई स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा ये x 1/2 इक्वल टू 3 माइनस ई। तो इसका जो आंसर वो कितना आएगा, 3 माइनस ई आएगा। भाई देखें ज़रा ऑप्शन में, ये 12th का आंसर 3 माइनस ई यानी थर्ड।
12 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 13, लेट द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट पी क्यू एंड आर। इफ द सर्कल सी विथ सेंटर एट -1 पासिंग थ्रू द पॉइंट पी क्यू आर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज। यानी एक पैराबोला दिया हुआ है, ये पैराबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस को 3 पॉइंट पी क्यू आर में कट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे मालूम है कि भाई कोई भी पैराबोला यदि दिया है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यदि यहाँ पे a यदि ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। और यदि ये 3 पॉइंट में कट करेगा, इसका मतलब है कि इसका जो फिगर वो इस टाइप से फिगर बनेगा। ये यहाँ पे ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ कट करेगा, एक्स एक्सिस में दो पॉइंट में कट करेगा, वाई एक्सिस में 1 पॉइंट में कट करेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट अल्फ़ा बीटा में कट कर रहा है। तो यहाँ पे यदि हम y इक्वल 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट मिलेंगे अल्फ़ा और बीटा। तो हम बोल सकते हैं इसको, दिस पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 कट्स एक्स एक्सिस एट अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा बीटा में कर रहा है, तो मान लेते हैं भाई एक पॉइंट P जो है इसको मान लेते हैं अल्फ़ा 0, और एक पॉइंट हम Q है इसको मान लेते हैं बीटा और 0। और यदि यहाँ पे हम x इक्वल 0 पुट कर दें तो यहाँ पे देखें यदि, तो कट्स y एक्सिस, यदि हम y एक्सिस करें तो यहाँ पे हम पुट कर दें पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मिल जाएगा y इक्वल टू मिल जाएगा 3। इसका मतलब जो पॉइंट R है ये हमें मिल गया 0, और ये पॉइंट मिलेगा -3 पुट, यहाँ पे पुट करेंगे -3 मिलेगा। तो R पॉइंट मिल जाएगा 0 और -3। इसका मतलब इसका जो फिगर है, अब देखें ज़रा, अब ये एक सर्कल जिसका सेंटर दिया हुआ है और ये तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखें ज़रा इसको, तो इसका जो सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर दिया है -1 और ये पी क्यू आर से पास हो रहा है। तो इस टाइप कुछ फिगर बनेगा। मान लो हम इसका सेंटर सी ले लेते हैं, हम एक रफ स्केच बना रहे हैं -1 और -1, और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं P, और P हमने लिया हुआ है अल्फ़ा और 0, तो ये P पॉइंट हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू हम लेते हैं, अब यहाँ पे अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे ये पॉइंट Q ये है बीटा और 0, और यहाँ पे पॉइंट R ये तो दिया हुआ है क्योंकि हम निकाल चुके हैं, ये पॉइंट आ रहा है 0 और -3। और ये सर्कल C है, इसका सेंटर C मान लेते हैं। तो सेंटर मालूम है, तो जब ये सर्कल जो है वो तीनों पॉइंट से पास होगा, इसका मतलब है C और R को यदि हम अप्लाई करें, ये मीट करें, तो ये ज़रूर इसकी रेडियस हो जाएगी। सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो सर्कल C क्या क्या मिल गए हमको, सर्कल दैट इज़ C सर्कल, इसके सेंटर क्या मिल गए, इसके सेंटर मिल गए हमको C -1 और एक पासिंग पॉइंट R जो है इसका रेडियस मान लेते हैं उसको, रेडियस R इक्वल टू ये हो जाएगा C से R का डिस्टेंस। तो ये पॉइंट आपके पास R क्या है, R पॉइंट दिया है 0 और -3, तो हम इसका डिस्टेंस निकाल लें यहाँ पे। तो CR कितना हो जाएगा, ये रेडियस CR इक्वल टू रूट ऑफ 0 + 1 स्क्वायर प्लस -3 + 1 स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4, यानी ये मिल गया √5। तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल सकता है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके सेंटर, तो नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इन विच सेंटर -1 एंड रेडियस R इक्वल टू √5। तो ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा, डायरेक्टली इसका फार्मूला होता है x + 1 स्क्वायर प्लस y + 1 स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर। अब यदि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x + 1 स्क्वायर प्लस y + 1 स्क्वायर इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, अब ये जो है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट में कट कर रहा है, तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा x + 1 का स्क्वायर
प्लस 1 इक्वल टू 5, तो x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4, और यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस 2। तो एक बार हम ले लें प्लस और एक बार ले लें यहाँ पे माइनस। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू मिल जाएगा 1, और x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल मिल जाएगा -3। इसका मतलब ये 2 पॉइंट मिल गए। तो एक पॉइंट को हमने बोला है P, इसको बोले हैं अल्फ़ा और 0, और दूसरा पॉइंट Q बोले हैं बीटा और 0। तो एस पर फिगर हम लें तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो P है ये हम मान लेते हैं -3 और 0, और Q को मान लेते हैं 1 और 0, और हमारे पास R दिया हुआ है, R दिया है 0 और -3। इसका मतलब हमारे पास तीनों पॉइंट मिल गए। अब ये तीनों पॉइंट मिल गए तो हम डायरेक्टली अब यहाँ पे इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोल रहा है पासिंग टू द पॉइंट PQR, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देखिए यहाँ पे P क्या मिल गया, इसको बोल सकते हैं -3 0, और ये बीटा हो गया 1 और 0। यानी हमें ये जो ट्रायंगल मिल रहा है, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है भाई, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट यूज़ कर लें। डिटरमिनेंट फार्मूला डिटरमिनेंट फॉर्म में होता है, तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इन डिटरमिनेंट फॉर्म लें तो ये होगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। तो ये जाएगा यहाँ पे 1 0, दूसरा हो गया -3 0 0 और -3, और ये 1 1 1। ये हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 6। मतलब इसका जो आंसर है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये होगा 6 होगा। 13 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन 14, ए सर्किल C of radius 2 lies in the second quadrant and touches both the coordinate axis. Let R be the radius of the circle that has center at the point 2 5 and intersect the circle C at exactly 2 points. If the set of all the possible values of R is the interval alpha beta, then value of 3 beta minus 2 alpha is equal to। तो यहाँ पे दिया हुआ एक सर्किल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को वो टच कर रहा है। मतलब ये हुआ, देखिए यहाँ पे इस टाइप से हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे। तो ये सर्किल जिसका रेडियस दिया हुआ है 2 एंड टचिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेंटर जिसका, तो ये हम मान लेते हैं कि ये जो सर्किल है ये एक्सिस को टच कर रहा है, और ये तो ये जो रेडियस इसका 2 दिया हुआ है, ये तो ये भी 2 हो जाएगा भाई। जब दोनों एक्सिस को टच करेगा तो ये पॉइंट हो जाएगा -2 0, और ये सेंटर जो है ये हो जाएगा -2 and 2, इसको हम C बार बोल दें। ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ पे बोल रहा है ए सर्किल और रेडियस 2 लाइज इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट एंड टचिंग बोथ द एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट R बी द रेडियस ऑफ द सर्किल that has center at the point 2 5 and intersect the circle C। ये सर्कल C है exactly in 2 points। अब देखें यहाँ पे, यानी एक और यहाँ पे जिसको जो टच कर रहा है इसका रेडियस कितना दिया है, 2 5 दिया है। मतलब ये हुआ कि इस टाइप कुछ फिगर बनेगा भाई। ये देखें ये इस टाइप का, तो ये यहाँ पे हम मान लेते हैं ये 2 0 है, और इसका जो रेडियस है ये दिया हुआ है 2 और 5, यहाँ मान लेते हैं ये दिया है 2 और 5, और इसका जो रेडियस है इसका रेडियस R है। मान लो इसका रेडियस कितना मान लेते हैं, इसको हम R मान लेते हैं। तो देखें अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट में यहाँ पे कट कर रहा है जेटली, तो बोल रहा है ये R की रेंज क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि व्हेन 2 सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग, यदि यहाँ पे 2 सर्किल दिए गए हैं, ये सर्किल मान लो C1 है, ये सर्किल C2 है, और इसका सेंटर मान लें, ये सेंटर हम मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, और ये जो है इसको हम मान लेते हैं ये रेडियस R1, और दूसरे सर्किल रेडियस मान लेते हैं R2।
तो ये दोनों सर्कल जो है वो एग्जैक्टली 2 पॉइंट में इसको इंटरसेक्ट करेंगे। कब करेंगे ये? जब R1 माइनस R2 ये मॉड लेस देन C1 C2 मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स मस्ट बी लेस देन R1 प्लस R2, यानी दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो लाई करेगा दोनों रेडियस के डिफरेंसेस और सम के बीच में। तो यहाँ भी अप्लाई कर लेते हैं हम। देखें पहला सर्कल मान लेते हैं S1 जिसके सेंटर क्या दिए हुए हैं, सेंटर यहाँ पे है -2 और 2, और इसका रेडियस जो होगा ये रेडियस भी 2 हो जाएगी क्योंकि दोनों एक्सेस को टच कर रहा है। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा S1 इक्वल टू x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा सर्कल S2 मान लें जिसके सेंटर जो हैं ये सेंटर दिए हुए हैं 2 और 5, और इसका जो रेडियस है ये रेडियस दिया हुआ है r। तो यहाँ पे जो दूसरा सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखें दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बोथ दी सर्कल्स intersect at exactly 2 points। तो उसके लिए कंडीशन हमने पढ़ा हुआ है। कंडीशन है R1 माइनस R2 लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे ये R1 हम मान लेते हैं 2 माइनस R लेस देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स देख लें तो डिस्टेंस सर्कल के सेंटर्स दिए हुए हैं -2 2 और 2 5। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर लेस देन ये हो गया 2 प्लस R। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ 2 माइनस R लेस देन 16 प्लस 9 लेस देन 2 प्लस R। तो ये हो गया 2 माइनस R लेस देन ये मिल गई 5 लेस देन 2 प्लस R। अब हमें यहाँ पे R की हम रेंज निकाल सकते हैं। तो R माइनस 2 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे R माइनस 2 लेस देन 5 लेस देन 2 प्लस R। तो ये हो जाएगा R माइनस 2 लेस देन 5 यानी R लेस देन 7, और यहाँ पे हो जाएगा 5 लेस देन 2 प्लस R यानी R ग्रेटर देन 3। ये दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हो जाएगा 3 लेस देन R लेस देन 7, यानी जो रेडियस की रेंज होगी ये 3 और 7 के बीच में हो जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है R बिलोंग्स टू अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 3 और 7, यानी अल्फ़ा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू 7। यहाँ वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पूछा है 3 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 3 इंटू बीटा मतलब 7 माइनस 2 इंटू 3, तो ये जाएगा 21 माइनस 6, यानी टोटल जो वैल्यू इसकी आएगी 15। तो इसका आंसर जो है वो आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर 15 हो जाएगा। तो 14 का 15 ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 में, तो 14 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन 15 लेट fx इक्वल टू 7 10 रेज़ टू पावर 8x प्लस 7 10 रेज़ टू पावर 6x माइनस 3 10 रेज़ टू पावर 4x माइनस 3 10 स्क्वायर x। I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 fx dx एंड I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 x इंटू fx dx। देन द वैल्यू ऑफ 7 I1 प्लस 12 I2 निकालना है। तो देखें यहाँ पे पहले हम fx को सॉल्व कर लेते हैं। fx इक्वल दिया हुआ है 7 10 रेज़ टू पावर 8x प्लस 7 10 रेज़ टू पावर 6x माइनस 10 3 10 4x माइनस 3 10 स्क्वायर x। तो यदि यहाँ से हम
7 रेज़ टू पावर 10 6x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहाँ से दी -3 10 स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 और इसको पूरा सॉल्व करें तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, मतलब ये होगा 10 रेज़ टू पावर 6x माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये f(x) की वैल्यू हो गई। अब देखें I1 क्या दिया हुआ है। I1 दिया है I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 f(x) dx। f(x) कितना है ये 7 10 रेज़ टू पावर 6x माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे 10x को t मान लेते हैं। तो यदि हम 10x को t मानेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। लिमिट भी चेंज हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 10 0 0 10 पावर बाई 4 1, यानी ये I1 इक्वल टू लिमिट बन जाएगी 0 टू 1। ये हो जाएगा 7 t रेज़ टू पावर 6 माइनस 3t स्क्वायर और ये dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जाएगा t पावर 7 माइनस t पावर 3 और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू 1 तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब जो I1 की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब देखें हम सॉल्व करते हैं I2। I2 दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 x इंटू f(x) dx। I2 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 x इंटू f(x) और dx। अब हम पहले यहीं पे इसको बाई पार्ट्स लगाते हैं क्योंकि दो फंक्शन दिए गए हैं x और f(x) dx। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 f(x) dx माइनस होल इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx और फिर पूरे का ये dx। अब यहाँ देखें ये 0 से पाई बाई 4 f(x) dx ये तो I1 है और ये I1 की वैल्यू कितनी है 0 है, यानी पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये माइनस ऑफ 0 से पाई बाई 4 डी बाई डी एक्स हो जाएगा 1 और ये जो आपके पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx और इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx हम देखें यहाँ पे आया है ये f(x) आया हुआ है 7 10 की पावर 6 को हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किए हैं तो ये आ गया है 10 की पावर ये यहाँ पे, यानी ये t की पावर 7 है तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 7x माइनस t क्यूब है तो ये हो जाएगा 10 क्यूब x और ये dx। अब यदि हम इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ 0 से पाई बाई 4, यहाँ से हम 10 क्यूब x कॉमन लें तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4x माइनस 1, उसको हम ब्रेक कर दें 10 स्क्वायर x माइनस 1 और 10 स्क्वायर x प्लस 1 और ये dx। तो 10 स्क्वायर x प्लस 1 तो सेक स्क्वायर x हो गया, मतलब ये हो जाएगा माइनस 0 से पाई बाई 4 10 क्यूब x और 10 स्क्वायर x माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे और यदि हम इसको ब्रैकेट ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस ऑफ 0 से पाई बाई 4 ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 5x माइनस 10 क्यूब x इंटू सेक स्क्वायर x dx। अब यदि यहाँ पे हम 10x को t मान लें, फिर से यदि हम 10x को t मान रहे हैं तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। लिमिट फिर चेंज हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 0 से 1 माइनस ऑफ ये हो जाएगा t की पावर 5 माइनस
टी की पावर 3 और ये डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी ये, यहाँ पे t इक्वल नहीं है, टोटल ये I2 चल रहा है, तो यहाँ पे I2 इक्वल टू ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 1/12। I2 इक्वल टू हो जाएगा ये 1/12 हो जाएगी। तो I1 कितना आ गया है, I1 आ गया है 0 और यहाँ पे I2 मिल गया 1/12। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हमको निकालना है 7I1 प्लस 12I2। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 7 × 0 प्लस 12 × 1/12, यानी हो जाएगा ये 0 + 1 यानी 1। तो इसका जो आंसर है वो आंसर इसका 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना आ गया, थर्ड का 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, लेट fx be the real differential function such that f0 equal to 1 and fx plus y equal to fx into f dash y plus f dash x into fy for all x y belongs to R. Then sigma n equal to 1 to 100 sigma log e fn इज इक्वल टू, मतलब हमको फंक्शन fx निकालना है। तो देखिए ये जो डिफाइन फंक्शन दिया है fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ वाई, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और हमको यहाँ पे f0 इक्वल टू 1 है, तो इसी का यूज़ करने के लिए हम इस इन इक्वेशन 1 में इन इक्वेशन 1 यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 एंड y ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे f(0) इक्वल टू f0 f डैश 0 प्लस f डैश 0 प्लस f0 इनटू यहाँ पे, तो ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे f0 इक्वल टू ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ f0 इंटू f डैश 0। तो यहाँ पे f0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे f डैश 0 इक्वल टू ये इक्वल टू वैल्यू आ गई 1/2। अब हमारे पास f0 इक्वल 0 मिल गया है और f डैश 0 इक्वल टू 1/2 मिल गया है। अब देखें, अब यहाँ पे हमें निकालना है फंक्शन ऑफ fx। तो fx निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में y इक्वल 0 पुट कर दें। सो नाउ अगेन इन इक्वेशन 1 पुट y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, ये हमारे पास ये जो है ये इक्वेशन 1 दिया है, इसमें हम y इक्वल 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx इक्वल टू fx इंटू एफ डैश 0 प्लस एफ डैश एक्स इंटू f0। अब यहाँ पे हम f0 और f डैश 0 की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा fx इक्वल टू fx f0 दिया हुआ है 1/2 प्लस f डैश एक्स और f0 इक्वल दिया हुआ है 1। तो देखें एक यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा fx माइनस 1/2 fx इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी यहाँ पे 1/2 fx इक्वल टू ये हो गया एफ डैश एक्स। तो इसको हम fx का मतलब क्या हो गया, ये fx का y इक्वल टू दिया हम fx माने तो जो dy/dx हो गया ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे dy/dx इक्वल टू ये हो गया 1/2y। अब यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें, यदि यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा, नहीं इसको पहले वेरिएबल सेपरेशन सॉल्व कर लें भाई, इसको वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई करते हैं। पहले dy को y का फंक्शन dy के पास ले जाएं और dx यहाँ पे दैट इज अप्लाई वेरिएबल सेपरेशन, तो ये हो जाएगा dy/y इक्वल टू
1/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log y बेस e इक्वल टू 1/2 x और प्लस c। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट c निकालना है, तो यहाँ पे c निकालेंगे तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 पुट करें तो y इक्वल टू ये हो जाएगा f0 दैट इज इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू 1 पुट हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा ये log 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस c, और log 1 भी 0 होता है, यानी c इक्वल टू आ गया यहाँ पे 0 आ गया। तो जो फंक्शन बना ये फंक्शन हो जाएगा log y बेस e इक्वल टू 1/2 x हो गया। और यहाँ पे देखें y क्या है, fx है, तो log बेस e fx इक्वल टू हो गया ये 1/2 x बन गया। अब देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन पूछा है वो पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है सिग्मा n इक्वल 0 से इन्फिनिटी log e fn, तो इसमें सिग्मा लगाना पड़ेगा। तो पहले हम इसमें fn करें तो x को यदि हम x के प्लेस में n पुट कर दें तो फंक्शन बन जाएगा ये log e fn इक्वल टू 1/2 n। अब यहाँ लगाते हैं सिग्मा, तो सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर के 100 log e fn का मतलब हो गया कि सिग्मा n इक्वल टू 1 से 100 1/2 n। अब यहाँ पे देखें तो ये जाएगा 1/2 और n का हो गया मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 अब 2 ये हो गया अब टू 100 तक। तो 100 का सम हमें मालूम है, सिग्मा n क्या होता है, सिग्मा n होता है n प्लस 1/2। यदि हमें n तक निकालना है तो यहाँ पे हम n इक्वल टू 100 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 100 प्लस 1/2। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 101, यानी ये हो गया 2525। तो इसका जो आंसर है वो आंसर आएगा 2525 आएगा। देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो होगा वो 2525 यानी ये सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 17, लेट a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एक सेट दिया हुआ है 10 नंबर्स का, 10 नेचुरल नंबर्स का, एंड b इक्वल टू डिफाइन एज m बाई n वेयर mn बिलोंग्स टू a, m लेस देन n एंड GCD ऑफ mn इक्वल टू 1, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b निकालना है। तो a में जो आपके पास टोटल 10 एलिमेंट दिए गए हैं तो हमें पूछना है कि ये जो सेट b दिया हुआ है इसमें कितने एलिमेंट होंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन दिया है m बाई n यानी m n से डिवाइड हो और m हमेशा n से लेस हो और दोनों का जो कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहले हम a के एलिमेंट लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि इफ़ यदि हम m इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, अब यहाँ पे m जो है 1 से लेस, इसका तो 1 तो नहीं आ सकता, तो n की क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। यहाँ पे n इक्वल टू आ सकता है 2 आ सकता है, 3 हो सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9 और 10 आ सकते हैं। सभी जो है ये सभी नंबर m इक्वल टू 1 है तो n की पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं, क्योंकि m n से लेस है तो 1 तो आएगा नहीं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी टोटल जो एन बी में जो एलिमेंट होंगे ये टोटल n में इक्वल टू 1 पुट करने में 9 आएंगे। दूसरा देखें, यदि हम m इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो देखें यदि हम m इक्वल टू पुट कर रहे हैं तो 1 तो आएगा नहीं, 2 भी नहीं आ सकता है क्योंकि 2 करेंगे तो m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे। 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल नहीं क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 हो सकता है। 6 भी पॉसिबल नहीं क्योंकि 6 2 से डिवाइड हो रहा है। 7 आ सकता है। 8 पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे 9 आ सकता है, और 10 भी नहीं आ सकता है क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो टोटल यदि हम m इक्वल 2 लें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन b ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये टोटल 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट केस, यदि हम m इक्वल टू 3 लेके चल रहे हैं, यदि हम m इक्वल 3 लें तो n इक्वल देखो क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 तो होगा नहीं,
4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो नहीं पाएगा क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है होना, 9 जो है 3 से डिवाइड होगा तो 9 पॉसिबल नहीं है, लेकिन 10 पॉसिबल है। तो यदि हम इक्वल टू 3 है तो n की पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं 4, 5, 7, 8, 9, यानी टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो मिलेंगी 5। सिमिलरली m इक्वल टू हम 4 ले लें, यदि m इक्वल टू 4 लें तो n की पॉसिबल वैल्यूज़ होगी 1, 2, 3 तो पॉसिबल नहीं है, 4 भी पॉसिबल नहीं है, 4 भी पॉसिबल नहीं है, तो 5 पॉसिबल है, 5 आ सकता है, 6 नहीं क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये दोनों 6/4 करेंगे तो 4/6 करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 7 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल नहीं है और 9 पॉसिबल है, 10 भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यदि हम m इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b हमें मिलेंगे वो मिल जाएंगे, टोटल 3 मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखें, एक एक करके लेना पड़ेगा पूरा। m इक्वल टू यदि हम 5 ले लें तो n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, 8 भी पॉसिबल है और 9 भी पॉसिबल है, 10 नहीं होगा क्योंकि डिवाइड हो जाएगा 5 से वो, तो यहाँ पे टोटल बनेंगे 4 एलिमेंट्स। यदि हम m इक्वल टू 6 ले लें तो 1, 2, 6 तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे n इक्वल टू 7 पॉसिबल है, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा और 10 भी नहीं होगा, मतलब ये अकेला सिर्फ 7 ही वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन b का 1 ही होगा। m इक्वल टू 8 ले रहे हैं तो n इक्वल टू, अब 1 to 8 तक तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपके पास नहीं, m इक्वल टू पहले 7 ले लें, यहाँ पे यदि हम 7 ले लें तो n इक्वल टू 8 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है और 10 पॉसिबल है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन b टोटल 3 मिलेंगे। यदि हम m इक्वल टू 8 ले लें तो n इक्वल टू 1 to 8 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 9, 10 होगा नहीं क्योंकि 10 जो डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि दोनों का कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 बोल रहा है ये, तो ये 10 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी 1 एलिमेंट होगा। यदि हम m इक्वल टू 9 लेके चलें तो m इक्वल 9 लेके चलें तो यहाँ पे n इक्वल टू सिर्फ 10 ही, एक ही वैल्यू मिलेगी, और 10 तो पॉसिबल नहीं क्योंकि 10 करेंगे तो m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b यहाँ पे मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन b एन b, ये टोटल देखें कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 9 + 4 + 5 18 हो गए, 19, 20, 21, 21 ये हो गए 25, 26, 27, 28 और 3 हो गए 31, यहाँ टोटल कितने होंगे, ये 31 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन बी इसमें 31, तो ये दिया हुआ 31, यानी 17 का आंसर 31 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल x - 2√3 स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल 12 एंड आउटसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 2√3x। हमें एरिया निकालना है जो सर्कल के इनसाइड है। देखें भाई इनसाइड एरिया क्या होता है, यदि सर्कल है आपका दिया हुआ है तो इसका जो इंटरनली पोर्शन दिख रहा है ये इसका इनसाइड एरिया कहलाता है, ये वाला पार्ट, और पैराबोला को ले लेंगे हम, पैराबोला है तो आउटसाइड जो ये एरिया दिख रहा है ये पैराबोला का आउटसाइड एरिया कहलाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में सर्कल का इनसाइड और पैराबोला का आउटसाइड एरिया निकालना है। तो देखें यहाँ पे पहले सर्कल देख लें, दिया हुआ है x - 2√3 स्क्वायर + y स्क्वायर इक्वल 12, मतलब इस सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर दिया हुआ है 2√3 n0, और सर्कल का जो रेडियस है ये r इक्वल दिया हुआ है 2√3। मतलब ये बोलने का ये कि जिसका जो सर्कल का सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो उसका सर्कल का रेडियस है। तो मतलब ये हुआ कि सर्कल जो है ये ज़रूर ओरिजिन को टच करेगा, मतलब इसका साइकिल की स्टेप साइकिल बनेगा। ये देख रहे हैं आप, ये सर्कल बनेगा जो ओरिजिन को टच करेगा। ये हो गया, ये होगा 0 और 0 हो जाएगा, और ये हम मान लें 2√3 और 0 इसके सेंटर हो गए। अब देखें पैराबोला क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल 2√x, मतलब ये जो है ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है।
तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है और इसके जो वर्टेक्स होंगे वो 0 और 0 होंगे, यानी ये जो पॉइंट होगा ये सर्किल का वर्टेक्स होगा, ये पैराबोला का वर्टेक्स होगा। अब पहले हम क्या करते हैं, सर्किल और पैराबोला को आपस में सॉल्व करते हैं। तो देखें भाई, सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2√3 स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। वाई स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 2√3x इक्वल टू 12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4√3x प्लस 2√3x इक्वल टू 12। तो ये 12 और 12 तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर माइनस 2√3x इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू 2√3 होगा। तो 0 0 दिख ही रहा है ये, तो x इक्वल 2√3 होगा। इसका मतलब ये सर्किल दोनों जो कट करेंगे वो x इक्वल 2√3 में कट करेंगे। और देख रहे हैं ये जो है ये x इक्वल 2√3 है, ये जो लाइन है ये लाइन x इक्वल टू 2√3 है। इसका मतलब सर्किल जो आपका पैराबोला बनेगा वो ये पैराबोला, स्टेप्स पैराबोला बन जाएगा। ये देखेंगे ये पैराबोला बनेगा ये। तो हमें जो रिक्वायर्ड ये जो पैराबोला है ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2√3x और ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे। अब सर्कल के इनसाइड और पैराबोला का आउटसाइड मतलब ये एरिया हमको निकालना है। देखिए ये पार्ट ये और ये वाला पार्ट एबव एक्स एक्सेस और बिलो एक्स एक्सेस दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों ये सिमेट्रिकल हो जाएंगे। तो हम एक पार्ट निकाल के इसको डबल कर सकते हैं। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया A इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ये, यानी आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये पूरे सर्किल का हाफ सर्किल है ये। तो ये पूरा सर्किल हम ले लें हाफ सर्किल, हाफ सर्किल क्या हो जाएगा ये पाई r स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2 और यहाँ पे r कितना है, r इक्वल 2√3 है। यहाँ से माइनस कर दें ट्वाइस ऑफ, क्योंकि दोनों पार्ट हमको निकालना है, ये वाला एरिया माइनस कर दें हम, ये जो एरिया है ये एरिया को हम माइनस कर दें। तो ये देखो माइनस करेंगे तो ये पैराबोला का पार्ट है, तो ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा 0 से 2√3 y इंटू डी एक्स होता है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी रूट ऑफ 2√3 x इंटू डी एक्स। फिर इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू पाई r स्क्वायर हो जाएगा 12 बाई 2 माइनस ये 2 और यहाँ से रूट ऑफ 2√3 आउटसाइड चला जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2√3। तो ये हो जाएगा टोटल 6 पाई माइनस ये 2 अब जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 और यहाँ हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 3/2, तो 2√3 पावर 3/2। अब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस ये आ जाएगा 16। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 6 पाई माइनस 16। देखें तो यहाँ पे 18 का दिया हुआ 6 पाई माइनस 16 मतलब 18 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 2 balls are selected at random one by one without replacement from the bag containing 4 white ball and 6 black balls. If the probability that the first selected ball is black, given that second selected ball is also black, is m by n, then GCD mn equal to 1, then m plus n। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक बैग में 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल दिया है और यहाँ पे 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट 2 बॉल्स आपको निकालने हैं। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट सिलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, यानी पहली बॉल क्या होगी, पहली बॉल ब्लैक होगी, ये पहली बॉल आपकी ब्लैक हो जाएगी और फिर जो सेकंड बॉल होगी ये भी ब्लैक हो जाएगी। तो यहाँ देखें पहले
तो यहाँ पे तो अप्लाई लग रहा है, बेस थ्योरम अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं B1 मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट बॉल इज़ ब्लैक। फिर W1 जो फर्स्ट बॉल है इज़ वाइट। और B2 जब फर्स्ट बॉल हमने ब्लैक और वाइट निकाल लिया तो सेकंड बॉल जो निकलेगी वो सेकंड बॉल ब्लैक होनी चाहिए। सेकंड बॉल इज़ ब्लैक। यानी यदि हम इसको इस टाइप से समझें, यदि हम इसको एक ट्री डायग्राम बनाएं, तो जो आपके पास बैग है, इस बैग में आपके पास टोटल 4 वाइट बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं। अब यहाँ से हमें एक बॉल निकालना है। जब हम पहली बार में एक बॉल निकालेंगे तो यदि हम यहाँ से एक ब्लैक बॉल निकालते हैं या फिर एक वाइट बॉल निकलेगी, यदि ब्लैक बॉल निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10। और यदि हम वाइट बॉल निकालते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये 4/10 हो जाएगी। और जब ये सेकेंड अटेम्प्ट में हमें सिर्फ अब हमें बॉल चाहिए, वो चाहिए सिर्फ ब्लैक बॉल, तो ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड ब्लैक बॉल चाहिए जब पहली ब्लैक बॉल निकल चुकी है, तो ये B2/B1। और ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये 5 क्योंकि एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है तो ये 5/9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें कि पहली जो बॉल निकली है वो वाइट निकली है, तो यदि हम दूसरी बॉल वो हमें ब्लैक निकालना है तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी B2/W1, यानी दूसरी ब्लैक बॉल निकालना है। तो अब देखें यहाँ से जब वाइट बॉल निकालनी है तो ब्लैक बॉल तो 6 ही है, लेकिन इसका सैम्पल स्पेस कम हो गया है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये 6/9। तो ये इस टाइप से सॉल्व होगा। यदि हम इसको बेस थ्योरम बेस करें तो इसका में बेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1/B2 इक्वल टू, ये हो जाएगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/B1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/B1 प्लस PW1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/W1। यदि हम इसको डिफाइन करें कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/B1, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल when one black ball is already drawn, one black ball is already drawn। और दूसरा हम देखें थी प्रोबेबिलिटी ऑफ W2/B1, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल when one white ball is already drawn। अब यदि हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा ये। अब फर्स्ट ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6/10, और फर्स्ट ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10। अब यहाँ देखें B2/B1 मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी? 5/9। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये, क्योंकि आपने पहली प्रोबेबिलिटी ड्राइंग ब्लैक बॉल व्हेन ए वाइट बॉल इज ड्रॉन, तो ब्लैक बॉल तो 6 ही है, तो ये हो जाएगा 6/9। अब यहाँ पुट कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2/B1 इक्वल टू 6/10 इंटू 5/9 अपॉन 6/10 इंटू 5/9 प्लस 4/10 इंटू 6/9।
और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 5/9 आएगा। अब ये 5/9 से कंपेयर कर दें, ये 5/9 इक्वल टू बोल रहा है यहाँ पे m/n, तो m + n कितना हो जाएगा, ये m + n इक्वल टू हो जाएगा ये 14, क्योंकि m/n इक्वल टू आया है 5/9, तो m + n इक्वल टू 5 + 9 इक्वल टू 14, तो 9th का आंसर 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लेट द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला बी 1, 14 एंड 1 - 12 इफ इट पासिंग थ्रू द पॉइंट 16 देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। तो देखिए यहाँ पे ये जो हाइपरबोला दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट हैं फोकाई 1, 14 और 1 - 14, मतलब इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉमन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हाइपरबोला है ये हाइपरबोला अलोंग ऑन वाई एक्सिस बनेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला। तो देखें तो यहाँ पे ट्रांसवर्स हाइपरबोला क्या बन, इक्वेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स हाइपरबोला का इक्वेशन होगा, सॉरी ये ट्रांसवर्स नहीं, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, क्योंकि अलोंग ऑन वाई एक्सिस जो होता है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका इक्वेशन होगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू -1। तो देखिए यहाँ पे यदि हम इसको फिगर में बनाएं तो ये अलोंग ऑन वाई एक्सिस बनेगा, तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये पॉइंट मान लेते हैं 0, 0 है, और ये हो गया इसके ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये इसके वर्टेक्स हो गए a और ये होगा a', और यहाँ पे होगा फोकस S और ये हो जाएगा S'। हम इसको अब ये शिफ्टिंग कर रहा है तो हम इसको 0, 0 ना बोलें, ये पॉइंट आपके पास, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये दिया हुआ 1 और 14 और ये दिया हुआ है S', इसको हम 1 और -12। अब यहाँ देख रहे हैं और ये दिया हुआ है कि ये जो पैराबोला है वो पास कर रहा है 1 और 6 से, तो 1 और 6 से पास हो रहा है, इसका मतलब है कि पॉइंट जो होगा 1, 6 यहाँ पे कहीं होगा, ये 1 और 6 से पास हो रहा है, तो क्योंकि ये x = 1 में लाई करेगा इसका कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट 1, 6 यहाँ हो सकता है, यहाँ पर यहाँ हो सकता है, हमें रब स्केच बनाए हैं। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो गया x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू -1। अब देखें जो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई जिसको हम बोलते हैं S, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला में होता है ट्वाइस ऑफ BE। तो यहाँ देखें ट्वाइस ऑफ BE मतलब ये S से S' का डिस्टेंस, तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं भाई पूरा जो डिस्टेंस जो होता है यहाँ पे ये 14 है और यहाँ पे ये 12 है, मतलब ये टोटल हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो लेंथ इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये 26 हो जाएगी। तो यहाँ से हम BE निकाल लेंगे तो BE इक्वल टू मिल जाएगा 13, एक पार्ट ये मिल गया। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ a² अपॉन b। उसके पहले हमें निकालना पड़ेगा BE और A निकालना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पे A निकालने के लिए हमें मालूम है कि फोकल डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला में वो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, मतलब यहाँ पे कि P से S का डिस्टेंस माइनस PS' इक्वल टू ये इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू 2a होता है। अब यहाँ जो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जिसको हमने बोला ये P पॉइंट पासिंग पॉइंट जो है ऑन दी हाइपरबोला उसको हम P बोल दें, तो P से S का डिस्टेंस और P से S' का डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल टू 2a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये रूट ऑफ PS करें तो ये हो जाएगा, PS करें तो ये हो जाएगा ये 0.16 से, तो 1 - 1 मतलब 0 -8 का स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा रूट ऑफ 0 - 18 स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर होगा, ये 0 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये क्योंकि यहाँ पे हम जब करेंगे तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर
और -14 माइनस 6 का स्क्वायर मतलब ये 8 का स्क्वायर, ये इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8 यानी √64 मतलब ये हो गया 8 माइनस हो गया 18, ये इक्वल टू आ गया 2a, मतलब 10 इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे a मिल गया इक्वल टू 5 मिल गया। अब यहाँ देखें एसेंट्रिसिटी, आपके पास जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला दिया है इसके एसेंट्रिसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, यानी a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, बी ई की वैल्यू पुट कर दें। बी ई इक्वल टू दिया है 13 और ए इक्वल टू दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 169 माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। सॉरी, ये जो फार्मूला होता है पी एस माइनस पी एड्रेस इक्वल टू है ना, यहाँ पे क्योंकि कॉन्जुगेट के लिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2b। तो यहाँ पे b यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा b इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट कर दें। तो जब यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से a स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू बी ई का स्क्वायर मतलब 169 और 5 स्क्वायर मतलब 25। तो a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 144, यानी यहाँ पे a इक्वल टू मिल गया 12। अब निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर अपॉन b। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर मतलब 2 इंटू 144 अपॉन b, यानी ये हो जाएगा 5। तो इक्वल टू जाएगा 288 अपॉन 5 हो जाएगा। और पूछा क्या है ये, यहाँ 288 अपॉन 5 ये दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है 20 का वो थर्ड होगा। ओके, थैंक यू।